people, hope you all are doing well. आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे, जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। लेकिन आर्टिकल 5 में जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानेंगे सिटीजनशिप के बारे में। सिटीजनशिप शुरू होती है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो सिटीजनशिप के आर्टिकल 5 में जाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सिटीजनशिप और नेशनैलिटी का डिफरेंस क्या होता है। नेशनैलिटी क्या होती है? अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड्स में पूछे कि नेशनैलिटी क्या होती है, नॉट दैट डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग, बट एक मीनिंग पूछे तो आप क्या बताएंगे? तो नेशनैलिटी का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो आपका नेशन है, जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, जहां से आप बिलोंग करते हो। जैसे मेरा जो नेशन है वो क्या है? इंडिया। तो मेरी नेशनैलिटी कहाँ की होगी? इंडिया की होगी। सो आई एम एन इंडियन। तो मैं अगर कोई मुझसे मेरी नेशनैलिटी पूछेगा तो मैं इंडियन कहूंगी। ठीक है, ये नेशनैलिटी होगी, मतलब प्लेस वेयर यू बिलोंग टू। ठीक है, प्लेस वेयर यू बिलोंग टू, दैट इज कॉल्ड नेशनैलिटी। देन कम्स सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अगर मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो मैं इंडिया के सिटीजन हूं, मैं इंडियन सिटीजन हूं। सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और कंट्री के नेशनल हो, किसी कंट्री के नेशनल हो, तो आप किसी दूसरे कंट्री के सिटीजन नहीं बन सकते। आप बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। सिटीजनशिप का मतलब ये होता है, सिटीजनशिप एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि आपको किसी दूसरे कंट्री से जोड़ती है। सिटीजनशिप एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको किसी दूसरे कंट्री से जोड़ती है, उसे हम लोग सिटीजनशिप कहते हैं। अभी हम लोग आगे इस पे बात करेंगे। ये चीज नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में डिफरेंस आपको समझ में आया। नेशनैलिटी क्या है? द प्लेस वेयर यू बिलोंग टू, एंड सिटीजनशिप इज अ लीगल डॉक्यूमेंट which tells the connection to the country, to your country. ठीक है। Then residence और domicile में क्या डिफरेंस होता है? रेजिडेंस का मतलब ये है कि जैसे अगर आपसे कोई आपके घर का एड्रेस पूछता है तो यूजुअली कई कई जगह पे लिखा होता है रेजिडेंस एड्रेस। तो रेजिडेंस का मतलब ये है कि वेयर यू रिसाइड, आपकी जहां पर फिजिकल अपीयरेंस है, जहां पर आप करंटली रह रहे हैं, उसे हम रेजिडेंस बोलते हैं। जहां पर आप करंटली रह रहे हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसे हम लोग रेजिडेंस बोलते हैं। डोमिसाइल का क्या मतलब होता है? डोमिसाइल का मतलब होता है कि जहां से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका परमानेंट घर है। जैसे दो चीजें, अगर आप कोई फॉर्म कभी फिल करते हो तो उसमें दो चीजें पूछी जाती है, एक आपका रेजिडेंस एड्रेस पूछा जाता है और आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। तो वो परमानेंट एड्रेस ही आप डोमिसाइल का समझ सकते हो कि डोमिसाइल का मतलब होता है परमानेंट एड्रेस। ठीक है, तो ये हमें चार चीजें समझ में आ गई, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, रेजिडेंस एंड डोमिसाइल। ये चार चीजें पहले हमें समझना जरूरी था, ये समझ में आ गया। अब देखो 5 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, पहला तो सिटीजन ही हो गया, ठीक है, जो कि किसी भी कंट्री का सिटीजन है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जैसे इंडिया डील्स विद सिंगल सिटीजनशिप। अभी हम लोग इसे आगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन इंडिया के पास क्या है? इंडिया सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप से डील करती है, लेकिन यूएसए जो है वो डुअल सिटीजनशिप से डील करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि अगर आपने जैसे मान लो कि पहले आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप थी, ठीक है, आपके पास इंडिया की सिटीजनशिप है, अब आप बाहर यूएसए में काम कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर वर्किंग इन यूएसए फॉर या सिंस 10 years, ठीक है, आप वहीं पे रह रहे हो, सारा आपका सारी चीजें हैं, लेकिन आपके पास सिटीजनशिप कहाँ की है? इंडिया की है। अब आप क्या चाहते हो कि आपको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाए। ठीक है, आप चाहते हो कि आपको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाए। तो अब इसमें क्या होगा कि जो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या डील करती है? इंडिया डील्स विद सिंगल सिटीजनशिप। ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ के भी सिटीजन बन के रहो, इंडिया के भी सिटीजन बन के रहो और यूएसए के भी सिटीजन बन के रहो। क्यों? बिकॉज इंडिया डील्स विद सिंगल सिटीजनशिप। तो ये चीज समझ में आई, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग इसे आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि देखो ये 5 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले तो सिटीजन, वही आप किसी भी कंट्री के सिटीजन हो, अगर आपके पास उस कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप उस कंट्री के सिटीजन कहलाओगे। ठीक है, देन कम्स एनआरआई। एनआरआई कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंस इंडियन। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन रेजिडेंट, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं।
सबसे पहले एनआरआई की हम लोग बात करते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं कि एन इंडियन सिटीजन हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, है वो इंडिया का ये सिटीजन, लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए आउटसाइड इंडिया रिसाइड कर रहा है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, जॉब की वजह से हो सकता है, ठीक है, तो वो बाहर रिसाइड कर रहा है, एंड होल्ड्स एन इंडियन पासपोर्ट। 2 पॉइंट क्या निकल कर के आए, ही इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ही इज अ इंडियन सिटीजन। मैं यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स इसलिए लिख रही हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इंडियन सिटीजन है बट रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट। तो ये दूसरा पॉइंट है कि होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, उसके पास इंडियन पासपोर्ट है, ठीक है। तो अभी हमें एनआरआई में 2 पॉइंट समझ में आ गए कि सबसे पहले क्या है कि वो इंडियन सिटीजन है, लेकिन वो अभी के लिए बाहर रिसाइड कर रहा है, बाहर रह रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, रेजिडेंस में क्या डिफरेंस है, रिसाइड क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है फिलहाल के लिए, टेम्पररी फिजिकल अपीयरेंस जो जहां पर है वो कहाँ है, वो बाहर है, ठीक है, इसीलिए उसको एनआरआई कहा जा रहा है। और दूसरी चीज क्या, दूसरा पॉइंट क्या है एनआरआई में कि ही इज होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट। ये 2 चीजें समझ में आ गई। अच्छा, तीसरी चीज क्या कि ऑल बेनिफिट्स एज अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनके पास भी सारे जो मतलब इंडियन सिटीजन के पास राइट्स होते हैं, इनके पास भी सारे राइट्स होते हैं, बस ये है कि वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है। सो राइट्स आर अवेलेबल, ये हमें इसका तीसरा पॉइंट मिल गया। ओके, देखो एनआरआई कौन कहलाता है, उसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, तो कंडीशंस भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो अब हम पहले कंडीशंस देखेंगे कि कंडीशंस क्या है एनआरआई की। सबसे पहले कंडीशन ये है कि हु रिसाइड्स इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज। वो इंडिया में तो रहता है, रह रहा है, लेकिन 182 डेज से कम, ठीक है, 182 डेज से कम रह रहा है, रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। कंडीशंस है ये एनआरआई बनने के लिए। दूसरी चीज, हु हैज गॉन आउटसाइड ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बाहर क्यों रह रहा है, इंडिया के बाहर क्यों रह रहा है, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की वजह से उसका कोई वहां पर जॉब है, इस वजह से वो कोई जॉब है या कोई बिजनेस कर रहा है, वो इस वजह से वो वहां पर बाहर रह रहा है। तो गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये पॉइंट्स आसानी से समझने के लिए आप इसे एक पैराग्राफ बनाकर भी लिख सकते हो और ऐसे पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। पॉइंट्स में इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, इस वजह से, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया और हु स्टेज आउटसाइड इंडिया फॉर कैरिंग बिजनेस। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों चीजें कर लो, पॉइंट सेम है, ठीक है, पॉइंट सेम है, आप इसको दूसरा पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हो। देन who has gone out of India or who stays outside India for any other purpose indicating his intention to stay outside India for an uncertain period। जो कि बाहर रह रहा है किसी दूसरे इंटेंशन से, किसी भी दूसरे पर्पस के लिए, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है कि वो इंडिया के बाहर ही रहे फॉर एन अनसर्टेन पीरियड। कोई उसका पीरियड पर्टिकुलर कोई पीरियड नहीं है कि वो 10 साल के लिए बाहर रहेगा, 15 साल के लिए बाहर रहेगा, ऐसा नहीं है। एक अनसर्टेन पीरियड है, उस चीज के लिए वो बाहर रह रहा है, कोई भी पर्पस हो सकता है उसका कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मतलब ये एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के अलावा उसको कोई भी और पर्पस हो सकता है। तो हमें क्या पता चला, गॉन आउटसाइड ऑफ इंडिया, गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर अदर पर्पस फॉर अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो ये हमें क्लियर हो गया। अब फिर से एक बार हम लोग देखेंगे कि एनआरआई हमें क्या बताता है और एनआरआई की क्या डेफिनेशन है। क्या हमने पढ़ा कि एनआरआई का फुल फॉर्म क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है।
दूसरी चीज क्या है, अब पॉइंट्स हमारे शुरू होते हैं कि इंडियन सिटीजन तो है लेकिन रिसाइड कर रहा है बाहर, इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहा है, इंडियन पासपोर्ट है उसके पास और राइट्स अवेलेबल है, जैसा गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करती रहती है कि ये राइट्स अवेलेबल है एनआरआई के पास, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है कि कैसे एनआरआई, कौन एनआरआई कहलाएगा, एनआरआई तो हमने बता दिया कि ये एनआरआई है, कौन एनआरआई कहलाएगा ये नहीं पता हमें, तो कौन एनआरआई कहलाएगा वो इन पॉइंट्स में बताया गया है। सबसे पहले क्या कि रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, कोई भी व्यक्ति अगर इंडिया में 182 डेज से कम रुक रहा है तो वो एनआरआई कहलाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस, इंडिया के बाहर वो क्यों गया है, अपना एम्प्लॉयमेंट कोई जॉब करने के लिए, जॉब की वजह से गया है या फिर कोई बिजनेस कैरी आउट करने के लिए गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, किसी और पर्पस की वजह से गया है लेकिन फॉर एन अनसर्टन पीरियड की, फॉर एन अनसर्टन पीरियड, कोई टाइम उसका फिक्स नहीं है कि नहीं वो इतने ही दिन रहेगा, साल भर रहेगा, 2 साल रहेगा, 6 महीने रहेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है, अनसर्टन पीरियड के लिए वो गया हुआ है। तो ये हुआ हमारा सबसे पहला, सॉरी दूसरा, सिटीजन तो मैंने आपको बताया, दूसरा हुआ हमारा एनआरआई का। हम लोगों ने देख लिया कि एनआरआई का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पीआईओ कार्ड होल्डर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लो कि द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, वो पीआईओ कार्ड होल्डर होता है। ये कार्ड होता है जो कि ऐसे समझो कि वीजा के बदले में दिया जाता है, बदले में नहीं मतलब वीजा की जगह पर दिया जाता है कि अगर ये कार्ड है तो वीजा के लिए बार बार अप्लाई नहीं करना होगा। लेकिन इसको 31 दिसंबर 2021 को ये पीआईओ कार्ड को खत्म कर दिया गया है। क्यों खत्म कर दिया गया है? क्योंकि ये जो ओसीआई अभी हम लोग पढ़ेंगे ये दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, तो इस वजह से एक चीज को खत्म कर दिया गया है और अभी सिर्फ ये चीज काम में है, ठीक है। दिस इज अभी के लिए दिस इज एप्लीकेबल, ठीक है, और ये खत्म कर दिया गया है। लेकिन जानना जरूरी है कि पीआईओ का मतलब क्या होता है, पीआईओ कार्ड होल्डर, व्हाट इज पीआईओ कार्ड होल्डर, अगर कोई आपसे कभी पूछे तो आप बता सकें उसको। तो ये नॉन सिटीजन्स के लिए होता है। सबसे पहली बात तो भाई नॉन सिटीजन्स के लिए होता है। पढ़ लेते हैं ऐसे कि द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आर ऑल्सो कॉल्ड एज ओवरसीज इंडियंस। तो इसे हम लोग, जिनके पास ये कार्ड होगा उन्हें हम लोग ओवरसीज इंडियंस भी कह सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमें ये मिल गया, ठीक है। देन they are individuals who are Indians at birth or descent of Indian origin who live outside of the Republic of India। देखो वो इंडियंस तो हैं, यानी कि उनका ओरिजिन, जो उनकी रूट्स हैं वो तो इंडियन है, लेकिन वो इंडिया में रहते नहीं है, दे लिव आउटसाइड इंडिया। ओके, दे आर इंडियंस एट बर्थ, दे आर इंडियंस एट बर्थ बट reside outside India। ठीक है, ये हमें इसका अपना दूसरा पॉइंट मिल गया। अब देखो पीआईओ कार्ड होल्डर का मतलब ये हो सकता है कि नेशनैलिटी तो बिलोंग करती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि नेशनैलिटी तो बिलोंग करती है। यही डिफरेंस है ना नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में, कि आप नेशनल तो हो उस पर्टिकुलर कंट्री के, बट आपके पास उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप वहां पर रहते नहीं हो, आप किसी दूसरे कंट्री में रह रहे हो, तो इस वजह से आपके पास जिस कंट्री के आप नेशनल हो उसकी सिटीजनशिप नहीं है। तो इसमें क्या है कि यू आर नेशनल ऑफ इंडिया, मतलब नेशनैलिटी बिलोंग कर सकती है, मे बी नेशनैलिटी बिलोंग्स, ठीक है। यही तो है ना कि ओरिजिन है आपका इंडिया से, but you are not residing in India, so maybe nationality belongs। अच्छा, अब the person of Indian origin means a foreign citizen, ठीक है, who at any time held an Indian passport। एक foreign citizen हम कह सकते हैं, foreign citizen होते हैं ये लोग जिन्होंने किसी समय पे इंडियन पासपोर्ट होल्ड किया था, who at any time holds Indian passport, किसी समय पे होल्ड किया था इंडियन पासपोर्ट, ठीक है। देखो ये सारी चीजें और में है, ये जो कंडीशंस है ना ये और में है कि अगर इंडियन पासपोर्ट नहीं होल्ड किया तो अब क्या होगा। either of their parents or grandparents or great grandparents were born and permanently resident in India,
कुछ भी उनका कोई भी नाता हो, पेरेंट्स रहते हो, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स रहते हो, वो रिसाइड करते थे इंडिया में, रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। ये भी और में है। अगर इंडियन पासपोर्ट मान लो किसी ने अगर होल्ड किया है तो वो पीआईओ कार्ड होल्डर हो सकता है, और या फिर उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रहते हो तो वो हो सकते हैं, ठीक है, पीआईओ कार्ड होल्डर। तीसरी चीज क्या हो सकती है, इज अ स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन, या फिर इज अ स्पाउस ऑफ एन इंडियन सिटीजन। स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो, ठीक है, जिसका हस्बैंड या फिर वाइफ इंडियन सिटीजन है तो उसको भी पीआईओ कार्ड मिल सकता है, ठीक है, उसको भी पीआईओ कार्ड मिल सकता है। तो अब क्या मतलब है पीआईओ कार्ड का, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, पीआईओ कार्ड को हम लोग सबसे पहले क्या कहेंगे, फुल फॉर्म अगर कोई आपसे पूछे तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि देखो फुल फॉर्म में सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि एक ऐसा पर्सन जिसका ओरिजिन तो इंडिया से ही हुआ है, उसकी रूट्स तो इंडिया की ही है, बट ही इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो इंडिया में रह नहीं रहा है, उसके पास सिटीजनशिप नहीं है इंडिया की, वो इंडिया के बाहर रह रहा है, बट ही इज अ नेशनल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको हम लोग ओवरसीज इंडियंस भी कहते हैं। सबसे पहली चीज, जिनके पास पीआईओ कार्ड होता है, इंडियंस एट बर्थ, इनको क्या होगा कि ये इंडियंस तो हैं एट बर्थ बट रिसाइड आउटसाइड इंडिया, लेकिन बाहर रह रहे हैं, मान ये भी हो सकता है कि उनका जन्म इंडिया में हुआ है बट दे आर रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। नेशनैलिटी बिलोंग कर सकती है भाई, ठीक है, नेशनैलिटी बिलोंग कर सकती है। और कौन होते हैं, फॉरेन सिटीजन हु एट एनी टाइम होल्ड्स इंडियन पासपोर्ट, जिनके पास कभी एक वक्त पे इंडियन पासपोर्ट था, या फिर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में रिसाइड करते थे, या फिर उनका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ, दोनों में से कोई भी हो सकता है, हस्बैंड या वाइफ इंडियन सिटीजन है, तो उन्हें भी पीआईओ कार्ड मिल सकता है। लेकिन अब पीआईओ कार्ड का जो प्रैक्टिस है इसको खत्म कर दिया गया है। नाउ दिस इज ओवर ऑन दिसंबर 31 आई गेस, 31 और 21 या 31 दिसंबर 2021 को इसको खत्म कर दिया गया है, और अभी एक्शन में सिर्फ हमारा ओसीआई कार्ड होल्डर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर थे तो इस वजह से एक चीज को खत्म कर दिया गया है, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं ओसीआई कार्ड होल्डर पे। तो ये भी एक तरीके का कार्ड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया पीआईओ कार्ड की तरह। तो ओसीआई कार्ड होल्डर, सबसे पहले तो ओसीआई का मतलब है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब फुल फॉर्म इसका जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू पीआईओ कार्ड, बट थोड़े से कुछ ऐसे चेंजेस हैं इसमें, जो कंडीशंस हैं कि किन कंडीशंस पे ओसीआई कार्ड मिल सकता है। वही चीज है, इसके लिए वीजा के लिए आपको बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है, ठीक है। अच्छा, सो ओसीआई कार्ड होल्डर बनने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है ये बताया है। सो आर एलिजिबल टू अप्लाई हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, जो कि किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन है, बट was a citizen at the time of or at any time after the commencement of the constitution। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बाहर का सिटीजन है अब, लेकिन किसी समय पर वो इंडिया का सिटीजन था आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो इंडिया का सिटीजन था, ठीक है। तो क्या है एलिजिबल, कौन कौन है कि who is not a citizen of India, not a citizen of India, but was at any time citizen after the commencement of, अब मैं commencement पूरा नहीं लिख रही हूँ, commencement of a constitution, ठीक है, commencement of constitution। Okay, now second thing, who is a citizen of another country but was eligible to become a citizen of India at the time of the commencement of constitution, जो कि किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है लेकिन एक समय पर वो एलिजिबल था टू बी एन इंडियन सिटीजन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ, मतलब आफ्टर नहीं, एट द टाइम, उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा था तो वो पर्सन एलिजिबल था टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। सो वही चीज है, वॉज एलिजिबल
at the time of commencement of constitution. तो ये लाइन आप अपने आप ऐड कर लेना, ये वाली कि वो इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट वॉज एलिजिबल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. देन हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री but belonged to a territory that became a part of India after the 15th day of August 1947. फिर से एक बार फिर से कि who is a citizen of another country, दूसरे कंट्री का सिटीजन है but belonged to a territory that became a part, लेकिन वो एक ऐसी टेरिटरी का पार्ट था, became a part of India after 15th day of August 1947. So who is citizen of another country? Citizen of another country. But वो belong कहाँ से कर रहा है? एक ऐसे पार्ट से जो कि एक ऐसे टेरिटरी से जो कि इंडिया का पार्ट था आफ्टर द 15th day of August 1947. But belonged to a territory that became a part of India after 15th August 1947. ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया. अच्छा, ये सब और में चल रहा है अभी कि अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है और ठीक है, और अभी और है चीज कि हु इज अ चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सच ए सिटीजन. जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं हूं, अगर मैं कहीं बाहर रह रही हूं, ठीक है, आई एम नॉट रिसाइडिंग इन इंडिया, मेरे जो दादा हैं वो इंडिया के सिटीजन हैं, तो मुझे क्या मिल सकता है? मुझे ओसीआई कार्ड मिल सकता है, मुझे वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना होगा. ठीक है. सो हु इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन. ठीक है, ऑफ इंडियन सिटीजन. ये हो गया. एक चीज और है कि मल्टीपर्पज मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग परमिशन टू एंटर इंडिया. अब इसमें क्या है कि अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो आप कितनी भी बार इंडिया में एंटर कर सकते हो. ठीक है, लाइफ लॉन्ग आपको परमिशन मिल जाती है. नाउ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीरियड ऑफ स्टे. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है पीरियड ऑफ स्टे के लिए. जैसे आपको जब वीजा मिलता है ना, तो एक रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलता है कि भाई आप इतने दिन के लिए इंडिया में स्टे कर सकते हो, इतने दिन के लिए आप इंडिया में स्टे कर सकते हो. लेकिन यहां पर क्या, अगर आपके पास ओसीआई कार्ड है तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ऑन द पीरियड ऑफ स्टे. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पीरियड ऑफ स्टे. ओके. नॉट एन इंडियन सिटीजन बट देयर एथनिसिटी इज इंडियन. इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन उनकी एथनिसिटी जो है वो इंडियन ही है. एक छोटा सा और चीज है, थोड़ा सा हम उसको भी पढ़ लेते हैं कि ओसीआई इज एन इमिग्रेशन स्टेटस दैट अलाउज फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू लिव, स्टडी और वर्क इन इंडिया. ओसीआई एक इमिग्रेशन स्टेटस है जो कि अलाउ करता है फॉरेन सिटीजन को जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, फॉरेन सिटीजन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, टू लिव, यहाँ पे रह सकें, स्टडी पढ़ सकें या काम कर सकें इन इंडिया. एंड ओसीआई कार्ड इज इशूड टू फॉरेन सिटीजन हु होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री. देखो, फॉरेन सिटीजन्स को ये जो ओसीआई कार्ड है ये मिल सकता है हु होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, जिनके पास दूसरी कंट्री का पासपोर्ट है, एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान. इनको ओसीआई कार्ड नहीं मिलेगा. सो एक्सेप्ट, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट बांग्लादेश, यानी कि जो इतनी देर से फॉरेन सिटीजन मैं बोल रही हूं, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, भूटान,
नेपाल, ये सारी कंट्रीज नहीं आती हैं, ठीक है। और श्रीलंका भी, ठीक है, ये सब नहीं आती हैं, इन्हें नहीं मिल सकता OCI कार्ड, ठीक है, इन्हें OCI कार्ड नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है ना कि इन्हें OCI कार्ड नहीं मिल सकता, बाकी किसी भी कंट्री के सिटीजन को मिल सकता है एक्सेप्ट दीज कंट्रीज, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, इन्हें नहीं मिलेगा। बाकी किसी भी फॉरेन सिटीजन को दिया जा सकता है OCI कार्ड। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एन OCI कार्ड इज इशूड टू फॉरेन सिटीजन हु होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, जिसके पास किसी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट है एक्सेप्ट फॉर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। दे कैन स्टडी और वर्क फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विदाउट स्पेशल परमिशन। इनको क्या है ना कि स्पेशल परमिशन लेने की, अगर उनके पास OCI कार्ड है तो उन्हें कोई स्पेशल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो काम कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको OCI कार्ड होल्डर कौन लोग होते हैं, किन के पास होता है OCI कार्ड, कौन कौन एलिजिबल होता है OCI कार्ड के लिए। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन एलिजिबल होता है। सो हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट वाज एट एनी टाइम सिटीजन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडियन सिटीजन नहीं है, किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद किसी समय पर वो इंडिया का सिटीजन था। मान लो जैसे मेरे पास इंडिया की सिटीजनशिप थी एक समय पर, लेकिन मैंने क्या किया, USA की सिटीजनशिप ले ली, वहां पर काम करने के बाद तो मेरी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। क्योंकि इंडिया डील करता है सिंगल सिटीजनशिप से ना, तो मेरी इंडिया की तो सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी अगर मैंने एक बार USA की सिटीजनशिप ले ली। तो वही चीज है, ठीक है। देन वॉज एलिजिबल एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या भाई उस वक्त एलिजिबल था वो सिटीजनशिप के लिए जब इसका कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था। देन और सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट बिलोंग टू अ टेरिटरी, लेकिन या फिर वो किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन है लेकिन वो एक ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करता है जो कि इंडिया का पार्ट बनी है आफ्टर 15 अगस्त 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन है लेकिन वो किसी एक ऐसी टेरिटरी से बिलोंग करता है जो इंडिया का पार्ट बनी आफ्टर 15 अगस्त 1947, और हु इज अ चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ इंडियन सिटीजन, या फिर कोई बच्चा है उनका, या ऐसे पोता है, नाती पोता वाला जो है सीन, अगर वो है किसी इंडियन सिटीजन का, तो उनके पास भी OCI कार्ड हो सकता है, उन्हें भी OCI कार्ड होल्डर कहा जाएगा। एक चीज और कि कोई पीरियड स्टे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितने भी साल वो इंडिया में रह सकते हैं। और क्या, ये जो मैंने आप लोगों को बताया फॉरेन सिटीजन्स को मिलेगा, लेकिन एक्सेप्ट दीज कंट्रीज, इनको छोड़ करके फॉरेन सिटीजन्स को दिया जाएगा OCI कार्ड। सारी चीजें हो गई, लास्ट चीज बची है एलियन। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने के लायक है नहीं, सिर्फ इतनी सी बात है कि अब्रॉड के सिटीजन्स होते हैं जिनके पास इंडिया की नेशनैलिटी नहीं होती और इनको वीजा दिया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ कि अब्रॉड के सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, और वीजा इनको मिलता है पर्टिकुलर टाइम के लिए, सर्टेन पीरियड के लिए इनको वीजा दिया जाता है। नॉट एन इंडियन सिटीजन, या ऐसे डजंट हैव नेशनैलिटी नहीं होती इनकी इंडिया की, तो उन्हें हम लोग एलियन कहते हैं। तो एलियन कौन लोग होते हैं, जो कि सिटीजन, अब्रॉड के सिटीजन होते हैं, बाहर रहते हैं, लेकिन उनके पास वीजा उनको दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। मान लो जैसे कोई घूमने आया है, वैसे तो भाई वीजा लगवाना पड़ता है, तो इसलिए वो वीजा उनको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए दिया जाता है। और तीसरी चीज क्या कि वो नेशनैलिटी उनके पास इंडिया की नहीं होती है, वो इंडिया के नेशन मतलब इंडिया की नेशनैलिटी उनके पास नहीं होती, तो उन्हें हम लोग एलियन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पांचों चीजें समझ में आई होंगी कि सिटीजन क्या होता है, NRI क्या होता है, PIO कार्ड होल्डर क्या होते हैं, जो कि अब खत्म हो गया है बट जानना तो जरूरी है बिकॉज हमें पढ़ना है, और OCI कार्ड होल्डर कौन होते हैं और एलियन हम किसे कहते हैं। तो ये अगर सारी चीजें आपको पता चल गई हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में, आर्टिकल 5 को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है।
फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।